चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर एल सी। क्या है भाई? आर एल सी श्रेणी परिपथ। ठीक है, ऐसा परिपथ जिसमें आर एल और सी किसमें लगे हो भाई? श्रेणी में। तो ऐसे परिपथ को हम कहते हैं आर एल सी श्रेणी परिपथ। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? करंट समान, वोल्टेज भिन्न भिन्न। ठीक है, जितने कंपोनेंट्स लगे रहेंगे वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा ना। चलिए देखिए, बहुत अच्छा है परिपथ ये। अब यहाँ हम सबसे पहले लगा दे रहे हैं भाई रेजिस्टेंस। ठीक, उसके बाद हमने यहाँ पे लगा दिया इंडक्टेंस, और यहाँ पे हम फिर हमारा कैपेसिटर। रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर हमने लगा दिया। हाँ, ठीक है। तो ये है, देखिए वोल्टेज, वही सप्लाई वोल्टेज वी मैक्स साइन ओमेगा टी। ये किसका फोटो है भाई? एसी वोल्टेज का ये फोटो है ना, एसी वोल्टेज। तो यहाँ से जो करंट निकलेगी और ये वोल्टेज जो है, इनका क्या बिहेव होने वाला है? लैगिंग, लीडिंग, इन फेज। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये भी लगा है, ये भी। ये है भाई आपका रजिस्टेंस, इसका मात्रक होता है ओम। ये है आपका इंडक्टेंस, इसका मात्रक हेनरी। और ये है कैपेसिटर, इसका मात्रक फैराड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये सप्लाई वोल्टेज, ये हो जाएगा यहाँ पे वी आर, और ये वी एल, और ये वी सी। ठीक है, इनके अक्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप होगा भाई यहाँ पे। इतना बात समझ में आया ना? सिंपल है यार, है कुछ नहीं। प्रैक्टिस करिए, सब आ जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जब तक एकदम फिगर सर्किट सब दिमाग में ना हो जाए ना। आरएलसी का नाम आए तुरंत ये होगा, ये होगा, ये होगा। इसका मात्रक भी साथ में लिखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आर का मात्रक ओम, एल का मात्रक हेनरी, सी का मात्रक फैराड। आर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर, एल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी एल, सी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी सी, और ये सप्लाई वोल्टेज हमने ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया ना? समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक, चलिए बहुत सही भाई। अब देखिए यहाँ पे हम फेजर डायग्राम इसका बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्योर रजिस्टिव के केस में ये तो भाई दोनों सेम ही फेज में होगा। ये हमारा करंट है, आई हमने ले लिया, ये करंट हम आई ले रहे हैं, तो यहाँ वी आर आएगा। बात सही है ना? ये होगा वी आर इसी के फेज में। प्योर इंडक्टिव के केस में अगर हम ये करंट ले रहे हैं तो हमारा वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर के केस में, क्योंकि इंडक्टर का काम होता है वोल्टेज अरे करंट के परिवर्तन का विरोध करना। तो करंट हो जाता है 90 डिग्री पीछे, और ये वी एल हो जाएगा आगे, ये आपका करंट है। कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करना। ठीक है, इंडक्टर का काम होता है करंट के परिवर्तन का विरोध करना, और कैपेसिटर का काम होता है वोल्टेज के परिवर्तन का विरोध करना। तो ये अगर आप करंट यहाँ पे दिखा रहे हैं तो ये वोल्टेज इंडक्टर के केस में हो जाएगा पीछे 90 डिग्री। ठीक है, ये है वी सी। अब इन्हीं तीनों को हमें मर्ज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ना 3 केस होगा भाई। यहाँ पे क्या होगा? 3 केस होगा। देखिए अगर जनरली ऐसे ही कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा आप मुझे ये बताइए कि किसी भी परिपथ में, या जैसे पंखा है, पंखा में इंडक्टिव नेचर ज़्यादा होगा या कैपेसिटिव नेचर ज़्यादा होगा? तो आप देखेंगे पंखा में तो पूरा कॉइल ही कॉइल दिख रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे इंडक्टिव नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, इंडक्टिव नेचर हम इन दोनों से कंपेयर कर रहे हैं, इसको छोड़िए, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा भाई। ठीक है, तो इन दोनों के केस में ये ज़्यादा होगा, और हम अपने नेचुरल जो बनाते हैं इसको ज़्यादा ही दिखाते हैं। मतलब कहीं भी कोई भी ट्रांसफार्मर आप देखेंगे वहाँ भी कॉइल लपेटा हुआ है, तो वहाँ भी इंडक्टर ज़्यादा होगा, कैपेसिटर कम होगा, है ना? ठीक, ये चीज़ समझ में आया? चलिए भाई देखिए
फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे केस हम अपने से, चलिए ये तो नेचुरली तो यही ज़्यादा होगा, लेकिन हम यहाँ पे ना 3 केस दिखाएंगे। जब ये VL का मान VC से अधिक हो, जब VC का मान VL से अधिक हो, और तीसरा केस होगा जब दोनों बराबर हो। ठीक है, तो केस नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है भाई, क्या केस है, VL इज़ ग्रेटर देन VC। हमारा केस यही है, VL इज़ ग्रेटर देन VC। ठीक है, चलिए इसी केस को लेके हम बनाते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम देखिए भाई, चलिए यहाँ से बनाना शुरू करिए। ठीक, ये हो गया भाई। ये हमने क्या ले लिया, VC। ये कौन सी लाइन है भाई, VC। यहाँ से ये आपका ओरिजिन है, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये क्या है, VC है। और हमने इस लाइन को दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक की ये जो लाइन है ये क्या है भाई, VL है, VL है। अब देखिए ये जो है ये निगेटिव में है, आप सभी लोग जानते हैं, और ये ऊपर जो है ये क्या है भाई, पॉजिटिव में है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब देखिए एक नेगेटिव में मान लीजिए बल है, एक नेगेटिव में बल लगा रहा है, एक पॉजिटिव में बल लगा रहा है। तो हमारा जो एक्चुअल होगा, जो रिजल्टेंट बल होगा, वही एक मान लो 10 न्यूटन का इधर खींच रहा है, 15 न्यूटन का इधर, तो रिजल्टेंट बल कितना होगा। और ये कैसे आया, बड़ा में से छोटा वाले को हमने घटा दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका रिजल्टेंट वोल्टेज, ये देखिए सीधी लाइन होनी चाहिए ना, ये करंट है, इसको पहले दिखा दें। देखिए VR जो होगा वो इधर ही कहीं होगा, ठीक है ना, VR जो है इधर ही कहीं होगा, मतलब ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वो करंट के फेज में ही होगा। ठीक, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज होगा वो करंट के फेज में ही होगा। तो हमने VR को यहाँ दिखा दिया। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट वोल्टेज। इन तीनों का हमें क्या निकालना है भाई, रिजल्टेंट वोल्टेज निकालना है। तो सबसे पहले इसका और इसका निकाल लें हम रिजल्टेंट। तो ये VL बड़ा है, VC छोटा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा VL माइनस VC। कोई दिक्कत, मान लीजिए ये यहाँ आ गया कट के, ये हमारा बचा, ये वही 15 न्यूटन यहाँ तक था और 10 न्यूटन यहाँ है, तो हमारा जो 5 न्यूटन बच रहा है, फिर इतना बच रहा है, ये 15 माइनस 10 कर दिए हम। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए हमारा जो अब रिजल्टेंट वोल्टेज बचा है ये बचा है VL माइनस VC और ये VR। अब हम वही पैरेलल डायग्राम मेथड से अब रिजल्टेंट निकाल लेंगे। इसके समांतर रेखा यहाँ से खींचेंगे हम, इसके समांतर रेखा हम भाई यहाँ से खींचेंगे और इसके समांतर रेखा यहाँ से खींच देंगे। ये एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगे वही हमारा रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, ये वाली, ये है आपका रिजल्टेंट। और ये है, ये वाली लाइन कौन सी है भाई, ये है VL माइनस VC, VL माइनस VC। और ये है, यही तो हमारा, ये देखिए रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये वाली रेखा है ना, ये VL। ठीक है, ये VL माइनस VC ये है, भूलेंगे तो नहीं ना। और ये हमारा है रिजल्टेंट वोल्टेज, ये जो रेखा है ये वाली, ये है भाई रिजल्टेंट वोल्टेज वाली लाइन, मतलब सप्लाई वोल्टेज की ये वाली है लाइन। ठीक है, ये कितना है, ये V है। ठीक, ये क्या है भाई, V है। समझ में आया ये चीज़। और यही तो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, इसी को हम कहते हैं फेज एंगल। इसी को हम क्या कहते हैं, फेज एंगल। चलिए अब इस जो मेन हमारा ट्रायंगल मिला है, वोल्टेज ट्रायंगल को हम निकाल के यहाँ लिखते हैं। ठीक है, हम क्या हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, चलिए यहीं पे लिख देते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। तो क्या मिला भाई आपको वोल्टेज ट्रायंगल, देखिए ये है ऐसे और ये है ऐसे
और ये ऐसे, ये आपको मिला वोल्टेज ट्रायंगल। और ये है भाई V और ये है VL माइनस VC और ये है VR, ये वोल्टेज ट्रायंगल। ठीक है, ऐसे फाई ये है। देखिए यहाँ पे देख के देखिए, यहाँ पे VL का मान VC से बड़ा है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर लैगिंग होगा या लीडिंग होगा? VL का मान VC से बड़ा है तो पावर फैक्टर क्या होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे तो VC माइनस हो गया, निकल के बाहर हो गया VC, तो पावर फैक्टर क्या होगा? करंट हमारा पीछे चलेगा, ये प्योर मतलब RL सर्किट की तरह कार्य करेगा एक तरह से, है ना, क्योंकि VL का मान VC से बड़ा है। ठीक है, तो ये RL सर्किट की तरह काम करेगा, तो हमारा जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा? लैगिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे प्योर मतलब इंडक्टर है तो हमारा करंट पीछे चलेगा, लैग करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये V है, ये जो लाइन है ये V वाली लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये V वाली लाइन है और हमारी ये करंट वाली लाइन है। V आगे है, करंट पीछे है, तो पावर फैक्टर क्या होगा? यहाँ पे लैगिंग होगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए भाई, अब यहाँ पे निकाल लीजिए V स्क्वायर बराबर, देखिए V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक, समझ में आया ना? या V बराबर होगा अंडर रूट में, V बराबर होगा अंडर रूट में, देखिए VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। चलिए भाई यहाँ पे लिखिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको डाउट ना हो। ये टोटल जो वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज V बराबर होगा I इंटू जेड, इम्पिडेंस, तीनों मिलके विरोध कर रहे हैं ना, तो इम्पिडेंस होगा। ठीक है, इस करंट को ये भी रोक रहा है, ये भी रोक रहा है, ये भी रोक रहा है, तो ये जेड होगा। अब यहाँ पे VR के केस में क्या होगा? सिर्फ रेजिस्टेंस रोकेगा, तो I इंटू R होगा। VC के केस में क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंस रोकेगा, तो I इंटू XC होगा। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए, जहाँ पे तीनों हों वहाँ पे सिर्फ वहाँ पे Z होगा, जहाँ पे R हो वहाँ पे क्या होगा भाई? R होगा, जहाँ पे C हो वहाँ पे होगा XC। तो देखिए ये VR है तो यहाँ पे होगा IR का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ पे VL भी है, तो यहाँ पे अगर VL होगा तो IXL होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए VL है तो ये होगा IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है, I दोनों में कॉमन है, I दोनों में क्या है? कॉमन है। जब I को बाहर निकालेंगे तो I स्क्वायर आएगा बाहर ना, तो ये हो जाएगा ऐसे भाई, ये IR का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा I स्क्वायर और यहाँ पे होगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे I स्क्वायर, यहाँ पे I स्क्वायर हो जाएगा बाहर, अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ I बचेगा। तो ये देखिए फाइनली आपको मिला R स्क्वायर प्लस ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस I ये भी है तो इस I के बटे कर दीजिए, V बटे में क्या है भाई? I, और ये है यहाँ पे अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये देखिए V बटे में I यहीं से निकाल सकते हैं आप, V बटे में I बराबर होता है Z। तो यही तो इम्पिडेंस है आपका, इम्पिडेंस बराबर क्या आ गया? यही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए यही इम्पिडेंस ना आपको दे के पूछ देगा कि ये किसके लिए है भाई, तो आप कहेंगे ये है RLC सीरीज सर्किट का इम्पिडेंस है। और कब के लिए है? जब VL का मान VC से अधिक हो तब के लिए ये इम्पिडेंस है। अगर यहीं पे XC माइनस XL हो जाए तब क्या कहेंगे? तब वहाँ पे VC का मान अधिक हो जाएगा VL के मान से। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे? अब देखिए यहीं पे आप निकाल सकते हैं आपका फेज एंगल। ठीक है, यहीं पे क्या निकाल सकते हैं भाई? फेज एंगल निकाल सकते हैं ना, फेज
फेज एंगल किसके बराबर होता है भाई? tan फाई। tan फाई बराबर क्या होता है? फेज एंगल। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा VL माइनस VC बटे में VR। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा फाई इनवर्स बराबर का आप निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी फाई बराबर तो tan इनवर्स VL माइनस VC बटे में VR। या तो देखिए आप यहाँ पे VL की जगह पे IXL, VC की जगह पे IXC लिख सकते हैं और VR की जगह पे IR लिख सकते हैं। तो ये देखिए फाई बराबर एक और सूत्र आपको मिल जाएगा tan इनवर्स। tan इनवर्स ये देखिए क्या होगा भाई? IXL माइनस IXC बटे में IR। ठीक है, ये देखिए I कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फाई बराबर मिल जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC बटे में R। ये भी मिल जाएगा आपको सूत्र। यहाँ पे एक ये मिला और एक ये, ठीक, ये चीज़ मिला आपको। समझ में आया? नोट करिए इतना। देखिए वोल्टेज ट्रायंगल से ही अगर आप पावर फैक्टर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, पावर फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे VL बड़ा है ना, तो ये कैसा होगा? पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का होगा। कैसा होगा भाई? लैगिंग। ठीक है, अब इसमें अगर पावर फैक्टर निकालना चाहें तो cos फाई होता है। cos फाई बराबर आधार क्या है भाई? VR। आधार क्या है? VR बटे में V, आधार बटे कर्ण। VR बराबर होता है IR, ये होता है IZ। तो यहाँ से I कट जाएगा तो R बटे में Z मिल जाएगा आपको। ठीक, हाँ ठीक है ना। एक ये भी पावर फैक्टर मिल जाएगा। और कैसा इसका नेचर होगा? लैगिंग नेचर का, क्योंकि यहाँ पे VL अधिक बड़ा है VC से ना। और VL माइनस VC का मतलब क्या है? VC घट के ख़त्म हो गया, सिर्फ VL बचा उसमें से जो बचा। चलिए हो गया ना। अब यहीं पे हम अगर इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना चाहें तो बहुत इजीली बना सकते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये वोल्टेज ट्रायंगल था। इम्पीडेंस ट्रायंगल में क्या करेंगे भाई? इन सब में I का भाग देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या? VL है तो इसको लिखेंगे IXL, और ये VC है तो इसको लिखेंगे IXC, और ये VR है तो IR। इसको इतना ऐसे लिख सकते हैं और इसे IZ। दोनों पक्षों में I का भाग देंगे तो यहाँ Z R और XL XC बचेगा। इसको कॉमन लेके ऐसे निकाल सकते हैं ना I को, I तो ये हो जाएगा XL माइनस XC। तो I का भाग देंगे तो देखिए अब जो आपको बचेगा इसी को हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखिए भाई, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनेगा? बिल्कुल ऐसे, ये है आपका फाई, यहाँ Z, ये हो जाएगा XL माइनस XC, और ये हो जाएगा आपका R। तो यहाँ से सब कुछ आप निकाल सकते हैं। Z बराबर निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट में वही आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, R स्क्वायर और प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए फेज एंगल भी आप निकाल सकते हैं। फेज एंगल
फेज एंगल tan फाई, फेज एंगल मतलब tan फाई बराबर क्या होगा भाई, लंब बटे में आधार एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर, यही है। या फाई बराबर आप निकालना चाहेंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी बटे में आर, है ना। ये हो गया। पावर फैक्टर यहीं पे आप निकाल लीजिए भाई, पी ओ डब्ल्यू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है भाई, कॉस फाई है। कॉस फाई क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, आर बटे में जेड। ये है आपका पावर फैक्टर, है ना। चलिए अब यहीं पे देखिए हम पावर ट्रायंगल भी दिखा दे रहे हैं आपको। अब पावर फैक्टर कैसा होगा भाई, लैगिंग पावर फैक्टर होगा। अब यहीं पे हम दिखा रहे हैं पावर ट्रायंगल। क्या भाई, पावर ट्रायंगल है ये। चलिए ऐसे खींच दिए, ऐसे पीछे अगर सब कुछ बढ़िया से क्लियर होता हुआ आ रहे होगा ना तो ये सब चीज़ें पढ़ने में बहुत आसान होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए पावर ट्रायंगल में क्या हम दिखाएंगे, ये जो होगा भाई ये है आपका रिजल्टेंट मतलब एस अपेरेंट पावर, और ये लाइन होती है आपकी रियल यूजफुल लाइन। तो यहाँ पे यूजफुल पावर क्या होगा, पी होगा। अब यहाँ पे देखिए वी एल माइनस बी सी है, एक्स एल माइनस एक्स सी है, तो यहाँ पे मतलब होगा क्यू एल माइनस क्यू सी, ठीक है। या हम इसको ऐसे क्यू करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये है एक्स एल माइनस एक्स सी, तो इसका मतलब हम इसको एक्स भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको याद होना चाहिए एक्स बराबर मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी, एक्स का मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी। तो यहाँ पे देखिए अब आप निकाल सकते हैं, इसमें भी फाई का मान निकाल सकते हैं। फेज एंगल मतलब फेज एंगल क्या है भाई, नींद आ रही भारती। फेज एंगल tan फाई, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हम क्यू बस लिख दे रहे हैं, क्यू बटे में, आपको पता होना चाहिए क्यू मतलब क्यू एल माइनस क्यू सी, क्यू बटे में पी। या यहाँ पे निकाल सकते हैं फाई बराबर आपको क्या मिलेगा, tan इनवर्स क्यू बटे में पी, ठीक। यहीं पे आप निकाल सकते हैं क्या भाई, पावर फैक्टर, कॉस फाई पी बटे में एस, यही पावर फैक्टर होता है। और इसका जो मात्रक होता है ये होता है भाई वाट, और इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर। तो कभी कभी मात्रक के रूप में पूछेंगे ये क्या है, तो आपको पता होगा ये पावर फैक्टर है, ठीक। चलिए भाई इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई अब केस नंबर 2 हम लोग देखते हैं। केस नंबर 2, ता थिन थिनक थिन ता ता। केस नंबर 2 में ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक। बस केस नंबर फर्स्ट समझ लीजिए, बाकी सब तो आप कर ही लेंगे, है कि नहीं। देखिए भाई केस नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे अब हम वी सी को बड़ा कर देना और वी एल को छोटा, ठीक है। तब देखिए क्या होगा, ये है आपका वी एल दिख रहा है बड़ा, ये है आपका वी सी, ये है आपका वी एल, ठीक है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक वी एल है ना, ये मत सोचिए बिंदु पे वी एल है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है वी एल है, ये है भाई वी एल। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वी सी है। ये है वी सी। अब देखिए ये वी एल है, ये वी सी है,
रिजल्टेंट क्या होगा, बड़ा है भी सी बड़ा है, तो ये यहाँ पे कहीं हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको कैसे दिखा दें, यहाँ से चलिए दिखा दे रहा हूँ मैं, ये यहाँ से ये जो यहाँ तक होगा यार, ये होगा वी सी माइनस वी एल, ठीक। मतलब हमारा जो रिजल्टेंट बचा वो क्या बचा भाई, वी सी माइनस वी एल, ये वोल्टेज, और ये तो आपका वी आर होगा ही। बात इतना क्लियर है, ये क्या होगा, वी आर सेम फेज में होगा, ठीक। चलिए अब इनका रिजल्टेंट, मतलब हमारे पास अब दो वोल्टेज मिला, क्या मिला भाई, वी सी माइनस वी एल और ये वी आर। अब इनका हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो इसको ऐसे समांतर लाइन खींच लेंगे आप, इसको यहाँ समांतर लाइन खींच लेंगे, ये यहाँ पे काट रही है तो यहीं पे यहाँ से मिला दीजिए, ये हमारी रेखा जो होगी ये रिजल्टेंट वाली होगी, ठीक। और ये कोण बना रहा है फाई। अब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, अब ये हमारा जो रिजल्टेंट वोल्टेज है करंट से पीछे है, करंट आगे है कितना 5 डिग्री, तो इसका मतलब ये पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का यहाँ पे नेचर क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर वाला होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल हम लोग दिखा देते हैं भाई, ऐसे है, ये है फाई, ये क्या है भाई वी आर है, और ये वी सी माइनस वी एल नीचे आ गया, मतलब अब यहाँ पे वी सी इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, वी सी होगा भाई, और ये आपका टोटल वोल्टेज है। देखिए वी स्क्वायर बराबर निकाल सकते हैं आप, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे भी बराबर होगा अंडर रूट में भाई वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, ये होगा आपको रिजल्टेंट वोल्टेज। ऐसे ही निकालेंगे आप रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना, हाँ। अब देखिए यहाँ पे भाई हो जाएगा, चलिए ये हो जाएगा आई आर का स्क्वायर प्लस ये आई एक्स सी माइनस आई एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। आई कॉमन ले लेंगे, आई बाहर आ जाएगा तो ये भी बटे में यहाँ पे आई आ जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा भाई, आर स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, और यही तो है आपका इम्पिडेंस है। और ये हो गया आपका भाई देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, ये है आपका इम्पिडेंस। देखिए या तो ये वोल्टेज दे के पूछ लेगा या इम्पिडेंस दे के पूछ लेगा कि भाई ये किसका इम्पिडेंस है, किस सर्किट के लिए इम्पिडेंस है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इफेक्टिव क्या है, ये एक्स सी, ये क्या है यार, एल है ना, तो एल तो यहाँ माइनस हो रहा है, एल का मतलब निकल गया ना, एक्स सी में से एल कट के निकल गया। तो ये किसके लिए है भाई, जब के लिए है जब वी सी का मान वी एल से अधिक हो, तब के लिए ये इम्पिडेंस है उस परिपथ के लिए, ठीक है। यहीं से आप देख रहे हैं ना एक्स सी मतलब वी सी का मान बड़ा है यहाँ, तब ये आया है एक्स सी माइनस एक्स एल, ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए भाई अब यहीं पे आप निकाल सकते हैं पावर फैक्टर वगैरह निकाल सकते हैं। फेज एंगल क्या होगा आपका, फेज एंगल, फेज एंगल क्या होगा भाई, tan फाई, tan फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे में या लंब बटे में आधार होता है ना, तो लंब ये है आधार ये है, तो ये हो जाएगा वी सी माइनस वी एल अपन में वी आर, या फाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये वी सी माइनस वी एल अपन में वी आर, ये tan इनवर्स करके लिखेंगे, tan इनवर्स, ठीक। ये है आपका फेज एंगल, ठीक है। पावर फैक्टर यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर इसमें कैसा होगा भाई, ये होगा करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से ना, तो आप कहेंगे लीडिंग, एल ई लीडिंग पावर फैक्टर, और ये cos फाई बराबर होगा क्या होगा भाई, वी आर बटे में भी, ये होगा आपका पावर फैक्टर, आधार बटे में कर्ण, यहाँ से निकाल दिए। चलिए नोट कर लीजिए इतना,
यहाँ पे आप देखिए, अब इम्पिडेंस के लिए पावर ट्रायंगल भी बना सकते हैं, इम्पिडेंस ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये आप लोग अपने कॉपी में बना लीजिएगा ना। आपको क्या बनाना है, इम्पिडेंस ट्रायंगल पहले बनाइएगा, ठीक है, ये होमवर्क है, कल बना के लाइएगा इम्पिडेंस ट्रायंगल। फिर इसके लिए पावर ट्रायंगल कैसे बनेगा, ठीक है, जैसे उसमें बना था वैसे इसमें भी बनेगा, ठीक। केस 1 में जैसे बना था ऐसे केस 2 में बनेगा, देख के अपना बना लीजिएगा। नेक्स्ट है केस नंबर 3 में क्या होगा भाई, केस नंबर 3 क्या होगा, केस नंबर 3, जब VL बराबर हो VC, मतलब दोनों क्या हो भाई, बराबर हो, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तब फेजर डायग्राम क्या होगा, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। फेजर डायग्राम इधर, ये मिटा देना। चलिए भाई देखिए, आज क्या से क्या हो गया, बराबर लग रहा है। चलिए, लगेगा नहीं तो मान लीजिएगा बराबर ही है। ये क्या है भाई, VC नीचे ही होगा ना, VL ऊपर होगा। अब ये सब याद कर लीजिए, डायग्राम बनाइए तुरंत, VL यहाँ VC यहाँ, और यहाँ क्या होगा VR, और यहाँ पे I को रेफरेंस लिए हैं ना। चलिए ठीक, अब देखिए ये जो VL वाला है लाइन, ये VC के बराबर है। अब क्या होगा, ये लाइन रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, VL बराबर है VC के, और रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा 0, मतलब एक तरह से लाइनें ख़त्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब आपको देखिए कुछ ऐसे मिल जाएगा, इसी लाइन को अगर हम दिखाना चाहेंगे तो ये ऐसे मिलेगा आपको, ये VR और ये I, ये वाली लाइन ख़त्म, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ख़त्म। और जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज होगा, अब ये मतलब VL और VC ख़त्म, तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा भाई, अच्छा VL और VC ख़त्म हो गया, इसका मतलब XL और XC ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, R, बचा क्या, शुद्ध, मतलब ये जो सर्किट होगा ना प्योर रजिस्टिव सर्किट की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा, प्योर रजिस्टिव सर्किट में। और प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज, वो करंट के फेज में ही होता है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज V। तो पूछा जाता है कब VR बराबर होता है सप्लाई वोल्टेज V के, तो आप कहेंगे RLC सीरीज सर्किट में जब VL बराबर हो VC के, ठीक है, तब रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप बराबर हो जाता है सप्लाई वोल्टेज के। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपका फेज एंगल जो मिलेगा भाई, वो क्या मिलेगा, फेज एंगल tan फाई, मतलब यहाँ पे फेज एंगल, मतलब यहाँ फाई का मान क्या हो गया, फाई का मान 0 होगा ना। करंट और वोल्टेज के बीच में कोई दिख रहा है कोण, नहीं, 0। उसी लाइन पे करंट है, उसी लाइन पे वोल्टेज है, मतलब कोण 0 है यहाँ पे। तो cos फाई बराबर क्या होगा, cos, यहाँ पे हम लिखेंगे पावर, अच्छा ये फेज एंगल है, लिख लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं पावर, क्या लिखेंगे, फेज एंगल, एंगल मतलब फाई बराबर आपको क्या मिलेगा 0, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ फिर पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होता है भाई, cos फाई होता है, इसका मतलब cos 0 और cos 0 अंश का मान 1, यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है ना, यूनिटी पावर फैक्टर। अब देखिए दूसरा चीज़ आप देख लीजिए,
हमारा जब VL बड़ा था VC के, ठीक है, VL बड़ा था VC के, दो केस हमने देखा, जब VL बड़ा हो VC के, एक और केस हमने देखा जब VC बड़ा हो VL से। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए, अब जैसे सामान्य सूत्र हम इसका जनरल सूत्र लिखेंगे ना, तो हम दिखाएंगे एक ये वाला साइंस दिखाएंगे। जैसे हमको मान लीजिए वोल्टेज दिखाना है, V बराबर दिखाना है ना वोल्टेज, तो हम दिखाएंगे अंडर रूट में VR का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे VL ऐसे, और ये VC का स्क्वायर ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेंगे, जो बड़ा होगा उसमें से हम घटा लेंगे, ठीक है। अब हमने इम्पीडेंस बराबर अगर हमें दिखाना है इम्पीडेंस का सूत्र, तो हम ऐसे दिखाएंगे भाई, इम्पीडेंस बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। इसका मतलब यही होगा कि जो बड़ा होगा उसको हम घटा देंगे। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो हमने इम्पीडेंस का दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या केस है भाई, VL बराबर है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ मिटा दें, ये पिछले वाले का था ना। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, ध्यान दीजिए इस चीज़ को, VL बराबर है VC के, VL बराबर होता है IXL और ये होता है IXC। अब देखिए I से ये I कट जाएगा, ये होगा XL बराबर XC। मतलब VL बराबर अगर VC होगा तो XL बराबर XC भी होगा, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप XL बराबर XC रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, Z बराबर यहाँ पे आपको मिलेगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं Z बराबर यहाँ पे R, और ये R कौन सा है, ये Z, ये Z कौन सा है भाई, ये Z यहाँ पे मैक्सिमम Z था। अब यहाँ से ये पार्ट खत्म हो गया तो जो Z आएगा वो कम आएगा ना, एक यहाँ पे एक तरह से मतलब करंट को रोकने वाला एक खत्म हो गया, समझ में आ रहा है ना, करंट के रोकने वाला एक खत्म हो गया। तो अब ये Z का मान, ये जो Z का मान आएगा इससे कम आएगा, तो हम इसको लिखेंगे Z मिनिमम, ठीक है, Z यहाँ पे मिनिमम बराबर R। अगर Z मिनिमम है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ऐसे, ये Z का मान बढ़ गया, अरे सॉरी कम हो गया, चलिए यहीं दिखा दे रहे हैं, Z का मान अगर कम हो गया तो करंट का मान भाई बढ़ जाएगा। तो कभी कभी पूछा जाता है किस केस में Z मिनिमम होता है या Z बराबर हो जाता है प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के। तो जब VL बराबर या XL बराबर XC हो या VL बराबर VC हो, उस केस में हमारी जो मतलब हमारा जो इम्पीडेंस है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, ठीक है। हमारा जो RLC सीरीज सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह कब कार्य करने लगेगा, जब XL बराबर XC हो या VL बराबर VC हो, ठीक। देखिए कल का हमारा इसी के आगे टॉपिक रहेगा। देखिए जब हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं तो इस स्थिति को ही हम कहते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये एक बढ़िया मतलब डिस्कशन होगा, तो इसे हम कल अच्छे से पढ़ेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन कैसे होता है, क्यों होता है और क्या क्या होता है इसमें ना, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक यही रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही।